स्टूडेंट्स, आई एम आलोक तिवारी फ्रॉम लाजू एजुकेशन चैनल। और आज हम लोग लॉ ऑफ टॉट्स के सब्जेक्ट की फ़र्स्ट इफ़ेक्टिव क्लास ले रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने इसके सिलेबस को डिस्कस किया था। आज हम लॉ ऑफ टॉट्स में टॉट्स की डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, ऐसा है कि टॉट का लिटरल मीनिंग, क्योंकि टॉट एक फ्रेंच वर्ड है और ये डिराइव किया गया है लैटिन वर्ड टॉर्टम से। और टॉर्टम का मतलब होता है अ कंडक्ट विच इज़ ट्विस्टेड, क्रोक्ड और रॉन्ग, कॉजिंग इंजरी टू अदर पर्सन और persons. That means it is an act of a person which is twisted, which is crooked or which is wrong, due to which it causes injury to other persons or person. दूसरे लोगों को इंजरी हो रही है मेरे एक्शन से, जो मैं कर रहा हूँ उसके करने के कारण से दूसरे व्यक्तियों को इंजरी हो रही है, उनको परेशानी हो रही है, इनकन्वीनियंस हो रहा है। अब इसमें आता है कि इसके लिए तो बहुत सारे कानून बने हुए हैं। अगर मैं किसी के राइट्स को इन्फ्रिंज करता हूँ तो मैं सिविल कोर्ट्स में जाके और अपना केस फाइल कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि सिविल कोर्ट के थ्रू इनका निदान नहीं होता है या वहाँ पर एड्रेस नहीं होते हैं, वहाँ एड्रेस होते हैं और सिविल कोर्ट में ये सारे केसेस लड़े जाते हैं। लेकिन यह बताने का पर्पज़ ये है कि जो टॉर्ट में वो पर्टिकुलर क्राइम्स या कह सकते हैं वो एक्शंस जो कि पहले होता सिविल नेचर होता है, यानी कि जो भी कोई इसमें कोई भी एक्शन होगा ऐसा, वो सिविल क्राइम नहीं कहलाएगा, वो सिविल नेचर का होगा, जिसमें केवल डैमेजेस दिए जा सकते हैं, कोई सज़ा का इसमें प्रावधान नहीं होता है। और ये जनरली कोर्ट्स में भी लड़े जाते हैं और कोर्ट्स से थ्रू ही उसको डैमेजेस मिलते हैं। तो ऐसा नहीं कि ये कोई अलग चीज़ है, लेकिन चूँकि कोडिफाइड नहीं है, कहीं कोड नहीं है ऐसा कि आपको एक थप्पड़ मारने पर इतना पैसा मिल जाएगा, किसी के घर में घुस जाने पर इतने पैसे आपको मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। मतलब ये कि वो चीज़ ऐसी है जो कि डिस्क्रिप्शन पर है कोर्ट की, कि कोर्ट क्या समझती है। तो इसमें एक वर्ड यूज़ होता है जो हम लोग जब उसको डैमेजेस देते हैं, डैमेज देते समय उसको जो वर्ड को यूज़ करते हैं, इसको यहाँ से कट कर देना, तो ये कोर्ट के थ्रू ही हमें मिलता है। अब इसको हम डिस्कस करते हैं। इट इज़ ट्रांसग्रेशन फ्रॉम राइट कंडक्ट टू द रॉन्ग कंडक्ट। ट्रांसग्रेशन जो है वो इटसेल्फ अपने आप में गलत कार्य जो किया होता है, रॉन्ग डूइंग किया होता है। तो सही से गलत की तरफ अगर कोई व्यक्ति कोई काम करता है, कोई एक्शन करता है, तो उसे वो इसको डेफिनेशन में आता है। हिंदी वर्ड में दुष्कृति होता है, दुष्कृति, ये दुष्कर्म कर रहा है, दुष्कृति कर रहा है। वो दुष्कृति वर्ड जो है ना, ये एक्चुअल में टॉर्ट का ही आप समझ लीजिए कि हिंदी रूपांतरण है। दस टॉर्ट इज एन एक्ट और ओमिशन डन इंटेंशनली और अनइंटेंशनली which prejudicially affect a person in some legal private right। यानी हम कह सकते हैं कि ये कोई एक्ट भी हो सकता है और एक ओमिशन भी हो सकता है। एक्ट का मतलब होता है जो कि लॉफुली आपको किया जाना था और आप नहीं कर रहे हैं, और ओमिशन का मतलब, एक्ट का मतलब होता है कि जो आपको, ये एक्ट भी हो सकता है और ओमिशन भी हो सकता है। एक्ट का मतलब होता है कि वो एक्शन जो अगर आप करते हो वो अनलॉफुल है, यानी लॉ ने उसे प्रोहिबिट किया हुआ है कि ऐसा आप मत करिए। और ओमिशन का मतलब होता है कि वो एक्शन जो कि लॉ आपको कंपेल करता है कि आप करिए और आप नहीं करते हैं, तो आप वहाँ पर ओमिशन के कारण से गलत कार्य कर रहे हैं उस पर्टिकुलर रीज़न से। जैसे एक सिक्योरिटी गार्ड है, स्विमिंग पूल में उसकी ड्यूटी है। स्विमिंग पूल में बताया गया है कि जो 15 साल से छोटे बच्चे हैं उनके लिए वो पूल नहीं है, गहरा पूल है, और वो देख रहा है कि सामने से दो बच्चे 7-8 साल के आ रहे हैं और वो उसमें कूदने की तैयारी कर रहे हैं। तो वहाँ पर उसकी ड्यूटी थी कि उन्हें मना करना कि आप इसमें मत जाओ, चाहे कितने भी बोर्ड लगें। लेकिन उसके बाद भी सिक्योरिटी गार्ड चूँकि इसी पर्पज़ से रखा गया था वहाँ पर, तो वहाँ पर जो उसे करना था लॉफुली वो उसने नहीं किया, और कोई भी अगर नुकसान हो जाता है तो उसके लिए वो लायबल रहेगा, उसकी अगेंस्ट में प्रॉपर एक्शंस लिए जाएंगे, लीगल एक्शंस लिए जाएंगे। तो इसको कहते हैं ओमिशन। और एक्ट वो चीज़ जो कि लॉफुल नहीं है, जिसमें लॉ में प्रोहिबिट किया हुआ है, लॉ ने मना किया हुआ है, हमें रेड लाइट वायलेट नहीं करनी है, अगर हम कर जाते हैं अपने एक्शन से तो वो एक्शन कहलाएगा।
और अगर सिक्योरिटी गार्ड ने उसको नहीं रोका है तो इनएक्शन जो उसका है वो वहाँ पर अनलॉफुल हो जाएगा। इसलिए ये जो डेफिनेशन लास्ट में आती है कि टॉर्ट इज़ एन एक्ट और ओमिशन डन इंटेंशनली और अनइंटेंशनली विच प्रेजुडिशियली अफेक्ट अ पर्सन इन सम लीगल प्राइवेट राइट। तो अगर वो प्रेजुडिशियली मतलब होता है कि कोई चीज़ जो कि जुडिशियल नहीं, प्रेजुडिशियली मतलब ये मानना हो जाएगा कि भाई इसको इससे नुकसान हुआ है। ना ज्यूरिस्ट मीनिंग, पहले हम देखते हैं ज्यूरिस्टिक मीनिंग कोई समझ में आ जाए, कोई जजेस ने या किसी ज्यूरीज ने कुछ अगर इस तरह का मीनिंग दिया हो। तो सबसे पहली बात आती है कि नो साइंटिफिक और अब आता है ज्यूरिस्टिक मीनिंग। नो साइंटिफिक और प्रिसाइज डेफिनेशन हैज़ इमर्ज सो फार बाय द ज्यूरिस्ट। ज्यूरिस्ट ने ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं दी है जिसको कहेंगे पूरे एंटायरिटी में उसने कवर कर लिया है सब्जेक्ट को, लेकिन उसके बाद भी ट्राई किया गया है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि डॉक्टर विनफील्ड जो कि इस फील्ड में काफ़ी काम किया है उन्होंने, डॉक्टर विनफील्ड ने पॉइंट आउट किया कि क्या कारण है कि इसकी एक स्पेसिफिक या इसकी एक फर्म डेफिनेशन नहीं दी जा सकी। पहली चीज़ थी लॉ ऑफ टॉर्ट इज़ नॉट प्रोडक्ट ऑफ स्टेच्यूट बट इज़ बेस्ड ऑन जुडिशियल डिसीजंस। देखिए लॉ ऑफ टॉर्ट ऐसा नहीं कि जैसे पहले बताया कि किसी कोडिफाइड लॉ है, किसी स्टेच्यूट में इसको मेंशन किया गया है और वहाँ पे हर चीज़ स्पेसिफिकली बताई गई है। लॉ ऑफ टॉर्ट जो है ये कोर्ट के डिसीजंस के थ्रू आता है। जैसे एक व्यक्ति को कहीं ऑफिस जाना था और जो कैब उसने की और कैब करने के बाद में उस कैब ने एंड टाइम पर उसे कैंसिल कर दिया। कैंसिल करने के जो रीज़न्स कुछ नहीं थे और उस व्यक्ति को असल में इतना ज़्यादा नुकसान हो गया उससे, उसके कैंसिल करने से। ये वन ऑफ द एग्जांपल है। तो ऐसे केस के अंदर वो कोर्ट को अप्रोच करेगा, कंज्यूमर कोर्ट को अप्रोच करेगा, जब इसका जो मेरी सर्विस प्रॉपर नहीं हुई है इस तरह। अगर कोर्ट ऐसा रीज़नेबल महसूस करती है कि उसके पास दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी वहाँ पर, या जिस समय उसने कैंसिल किया उस समय और जिस जगह पे था वहाँ पर उसको कैब नहीं मिल सकती थी, तो ऐसे केस में कोर्ट उसको अपने डिस्क्रिप्शन से कुछ डैमेज ऑफ़र करेगी या डैमेज उससे दिलवाएगी। तो यहाँ पर कह सकते हैं कोर्ट के डिसीजंस के थ्रू ये जो टॉर्ट का जो फील्ड है ये डेवलप हुआ है। तो पहली चीज़ तो ये कि जो कि कोर्ट के डिसीजंस पर बेस्ड है, तो इसलिए कोई सर्टेन चीज़ नहीं कही, कोई सर्टेन एस्पेक्ट या कोई सर्टेन बात या सर्टेन डेफिनेशन देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। दूसरी बात आता है कि द इशू वाज नॉट वेदर, इसमें इशू ये नहीं है कि डिफेंडेंट had broken some duty which he owed to the plaintiff, but instead whether the plaintiff had any form of action against the defendant and if so in what form। डिफेंडेंट का यहाँ पर मतलब है कि जो व्यक्ति इंजरी कर रहा है, और प्लेंटिफ का यहाँ मतलब है जो बंदा एग्रीव्ड है, जो पर्सन एग्रीव्ड है जिसके ऊपर की उसने इंजरी की है। यहाँ पर ये कह रहा है कि ये इशू यहाँ पर ये नहीं है कि वेदर जो डिफेंडेंट है उसने कोई ड्यूटी अपनी ब्रोक की है अगेंस्ट द प्लेंटिफ। यहाँ क्वेश्चन है कि क्या प्लेंटिफ के पास कोई रीज़न है उसको कोई डैमेज मिलने का, वो कोई एक्शन ले सकता है। तो ऐसे केस में बड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार बताना, क्यों वो मूवमेंट जो हिट ऑफ मूवमेंट होता है उस समय तो लगता है बहुत बड़ा डैमेज हो गया, लेकिन 2 दिन 3 दिन बाद ऐसा लगता है कि ठीक है वो एक मूवमेंट था पास हो गया, मतलब एक्चुअल में कोई डैमेज नहीं हुआ मुझे। तो ये जो चीज़ यहाँ पर है डिसाइड ये करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि जो प्लेंटिफ है क्या उसके पास ग्राउंड है एक्शन लेने का, वो कोई एक्शन ले सकता है। और तीसरी बात ये आती है इसमें कि फाइनल डिफ़िकल्टी ये है कि द लॉ ऑफ टॉर्ट इज़ स्टिल इन इवोल्यूशनरी प्रोसेस, अभी भी इवॉल्व हो रहा है लॉ ऑफ टॉर्ट, अभी कोई कोडिफाइड नहीं है कहीं पर भी। और जनरली ये जो गवर्न होता था, ये जो इंग्लिश रूल था उसमें उनके जो कॉमन लॉज थे उनसे गवर्न होता था। कॉमन लॉ जो थे उसमें आपको मालूम है कि जो कोर्ट के डिसीजंस हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट थे, जो कस्टम्स थे, ट्रेडिशंस थे, उनके थ्रू कॉमन लॉ डेवलप हुआ था। तो अभी भी वो इवोल्यूशनरी स्टेज में है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि विनफील्ड ने जो 3 रीज़न बताए वो तीनों रीज़न अपनी जगह पर हैं। कोडिफाइड नहीं होना, इस बात की सर्टेनिटी नहीं होना कि ये जो मेरे खिलाफ एक्शन हुआ है क्या मैं इससे कुछ रेमेडी ले सकता हूँ, इसमें कोई मेरे को डैमेजेस मिल सकते हैं, कहाँ मुझे अप्रोच करना चाहिए, तो ये अनसर्टेनिटी एक है अपनी जगह और ये इवोल्यूशनरी स्टेज में अभी है। इसके अलावा आता है कि सिंस द लॉ ऑफ टॉर्ट इज़ नॉट ए कोडिफाइड, जो अभी बताया हमने, तो स्पेसिफिक और एग्जैक्ट डेफिनेशन टॉर्ट की देना थोड़ा मुश्किल हो गया, क्योंकि लॉ ऑफ टॉर्ट जो है वो
कोडिफाइड नहीं है। तो एक तरह से हमने हल्का सा एक हिंट देने की कोशिश की है कि वो जो एक्शंस या फिर ओमिशंस फ्रॉम डूइंग एनी एक्शन, और जो कि एक्चुअल में उसको करने थे लॉफुली लेकिन उसने नहीं किए, और अदर पर्सन को इससे इंजरी हुई या उससे लॉसेज हुए, वो रिकवर कर सकता है। वो सिविल इन नेचर होता है, ये क्रिमिनल नेचर के नहीं होते हैं। अब आता है कि एक थोड़ा सा आइडिया दे दिया जाए कि असल में ये लॉ ऑफ टॉर्ट है क्या, मतलब टॉर्ट से क्या मतलब है, किस तरह के एक्शंस को या ओमिशंस को हम मानते हैं कि लॉ ऑफ टॉर्ट में आता है। तो पहले मैं एग्जांपल्स बताता हूँ आपको। जैसे नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस में कहते हैं अ डॉक्टर लीव्स अ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट इनसाइड ए पेशेंट्स बॉडी ड्यूरिंग एन ऑपरेशन। अगर ड्यूरिंग एन ऑपरेशन वो कोई बॉडी के अंदर कोई सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट रह गया और ऑपरेशन क्लोज कर दिया उसने, तो ये एक लॉ ऑफ टॉर्ट में आएगा, नेग्लिजेंस के केस है। सेकंड जैसे न्यूसेंस है, अ फैक्ट्री कंटिन्यूसली रिलीजेज थिक टॉक्सिक स्मोक एंड एक्सट्रीम नॉइस इनटू ए नेबरिंग रेजिडेंशियल एरिया। कोई एक फैक्ट्री है किसी रेजिडेंशियल एरिया के पास में चल रही है, वहाँ पर उसमें थिक स्मोक भी निकल रहा है, उसमें से नॉइस भी आ रही है, कुछ इस तरह की मशीनें चलती हैं उसके यहाँ, जिससे कि जो रेजिडेंट्स हैं उनको इनकन्वीनियंस है। तो यहाँ पर कुछ लॉ एनवायरनमेंट के आएंगे, लेकिन ये इट इज़ ए नेचर ऑफ टॉर्ट, टॉर्ट के बारे में या टॉर्ट के केस को ये एग्जाम्पल, ये टॉर्ट के केस का एग्जाम्पल है। देन डिफेमेशन, अ न्यूज़पेपर इंटेंशनली पब्लिश ए फॉल्स स्टोरी क्लेमिंग ए लोकल बिजनेस ओनर स्टील्स फ्रॉम द कस्टमर्स। एक लोकल बिजनेस ओनर है, वो कस्टमर से चोरी करता है, इस तरह की झूठी खबर किसी न्यूज़पेपर ने छाप दी, तो डिफेमेशन का केस बन गया, तो ये टॉर्ट में आएगा। देन ट्रेसपास, अ पर्सन वॉक्स ऑन टू fenced private land without the owner's permission despite seeing clearly warning sign। एक व्यक्ति की लैंड है, उसने उसको फेंस किया हुआ है और बाहर लगाया हुआ है कि भाई ट्रेस पासिंग अलाउड नहीं है, आप इसमें मत आइए, मेरी ज़मीन है। उसके बाद भी कोई फेंस क्रॉस करके अंदर आ जाता है, अंदर मान लीजिए एक अमरूद का पेड़ है, उस अमरूद के पेड़ से कुछ अमरूद चोरी करने आ गया, या किसी और पर्पज़ से आ गया, या अपनी कैटल्स को वहाँ पर, जो कि ग्रास भी वहाँ पर है, तो उसको किसी तरह से अंदर एंटर करा के और उसे ग्रास को फीडिंग करा रहा है। तो ऐसे केस के अंदर क्या होता है कि ये बड़ी क्लियर सी बात है कि हमें, इसको ट्रेसपास का केस कहते हैं, और ट्रेसपास इज़ ए सीरियस ऑफेंस वन कैन से। देन असॉल्ट, अ पर्सन पॉइंट्स ए लोडेड गन एट समवन एंड थ्रेटन्स टू शूट क्रिएटिंग एन इमीडिएट फियर ऑफ वायलेंस। अगर किसी पर लोडेड गन तान दी जाए तो वो तो एकदम डर जाएगा कि पता नहीं क्या होने वाला है मेरे साथ में, चाहे वो उसको ना मारे। लेकिन ये जो असॉल्ट कहलाता है, यानी कि उसको फियर फॉर लाइफ तो हो गया ना, अपनी जान का तो खतरा हुआ, तो ये भी इस पर्टिकुलर कैटेगरी में आता है। देन बैटरी, एन इंडिविजुअल इंटेंशनली पंचेज अनदर पर्सन इन द फेस ड्यूरिंग एन आर्ग्यूमेंट कॉजिंग फिजिकल इंजरी। आर्ग्यूमेंट हो गए दो के बीच में, उसमें एक पर्सन ने दूसरे पर्सन के चेहरे पर मुक्के मारने शुरू कर दिए, ये बैटरी के केस में आएगा। तो ये भी आप कह सकते हैं साहब ये तो सीधा क्रिमिनल केस है। ये डिपेंड करता है कि किस तरह के उसने घूंसे मारे हैं, क्या किया है, दो चांटे मारे, दो घूंसे मारे, दो थप्पड़ मारे, कुछ ऐसा असॉल्ट कर दिया जो कि मतलब एक्चुअल में रिकॉग्नाइज नहीं हो पाएगा बाद में। तो ऐसे केस के अंदर जैसे उसमें पर्सन लिखा है कि भाई यहाँ पे डिफेंडेंट के लिए नहीं है कि उसने कोई रॉन्गफुल एक्ट किया है, यहाँ पर जो प्लेंटिफ है उसको ये सोचना है कि मैं इसको कैसे प्रूव करूँ, या किस तरह से मैं क्या रेमेडी ले सकता हूँ, क्या मुझे डैमेजेस मिल सकते हैं। देन फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, देन a store manager locks a customer in an office for hours without valid legal justification or proof of theft। अगर कोई इस तरह का स्टोर मैनेजर है जिसने कि किसी कस्टमर को बंद कर दिया है कमरे के अंदर या किसी और प्लेस में, कन्फाइंड जगह में, घंटों तक बंद रखा है, तो ये कहते हैं फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। तो उसको एहसास हुआ कि मैं इम्प्रिजनड हो गया हूँ, यहाँ पर मैं बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ, मेरी लिबर्टीज़ यहाँ पर जो है वो कर्टेल कर दी गई हैं, तो ये भी वन ऑफ दी टॉर्ट्स है। Then malicious prosecution, a person files a completely false police report resulting in an innocent neighbor's arrest। एक innocent neighbor को के अगेंस्ट में एक पर्सन ने एक झूठी FIR लॉन्च कर दी और उसके बेसिस पे पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया। तो एक इनोसेंट पर्सन को जो अरेस्ट किया गया, इस तरह के जो क्राइम है उसको मैलिशियस प्रोसिक्यूशन कहते हैं, ये टॉर्ट की कैटेगरी में आते हैं। क्योंकि ये या ना तो इतना बड़ा है कि जिसमें कि कोई पर्टिकुलर सेक्शंस को यहाँ पर लगा के और उसके खिलाफ लंबा चौड़ा केस चलाया जाए, अदरवाइज़ तो कोर्ट्स जो हैं इस तरह के केसों से ही भर जाएंगी। तो इसलिए टॉर्ट के जो केसेस हैं, मैटर्स हैं, वो डैमेजेस पे करके ही सुलझाए जाते हैं।
देन स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, a homeowner's legally kept wild animal escapes its enclosure and attacks a passerby on the street. अब किसी व्यक्ति का एक जगह है, फार्म हाउस है, उस फार्म हाउस में उसने खतरनाक कुत्ते रखे हुए हैं, या उसने कोई ऐसा घोड़ा रखा हुआ है जो कि मतलब बिदक जाता है बहुत जल्दी, और समहाउ दैट हॉर्स जो है वो रन अवे हो जाता है, उससे बाहर निकलता है और किसी को इंजर्ड कर देता है, कुत्ता किसी को काट लेता है। ये सारी बातें जो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में आएगी कि उस ओनर की पूरी लाइबिलिटी थी। आप कोई भी उस व्यक्ति जो कि एग्रीव्ड है, जिसको काटा गया, जिसको चोट लगी है, उसको रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते। यहाँ पर आपको यही सोचना पड़ेगा कि ये आपके कंट्रोल में वो जानवर था, उस कंट्रोल को आप अगर वो छूट जाता है तो ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, चाहे सर्कमस्टेंसेस कुछ भी हों। तो इसको कहते हैं स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, कि ऐसे केस में उस ओनर की स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी होगी कि वो किसी भी तरह का खतरा ना बने दूसरे लोगों के लिए। अब आपने देखा कि कुछ तरह के एग्जांपल्स यहाँ दिए हैं, इससे हल्का सा एक आइडिया होने लगा होगा कि असल में टॉर्ट क्या है, सिविल रॉन्ग क्या है, किस नेचर के हैं ये कोई मर्डर नहीं है, कोई थेफ्ट नहीं है, कोई स्टील नहीं कर रहा है किसी चीज़ को, यहाँ पर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है जिसमें कि कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, किसी कंडीशन का वायलेशन हो रहा है, यहाँ कोई मैं चीज़ परचेज़ करके नहीं लाया हूँ कि वो चीज़ ठीक से काम नहीं कर रही है। तो इस तरह की बातें नहीं हैं। तो ये जो एग्जांपल्स हैं ये सारे टॉर्ट के एग्जांपल हैं। इन एग्जांपल्स को डिटेल में डिस्कस किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर मेरा बताने का मेन पर्पज़ है कि फ़र्स्ट क्लास में भी आप टॉर्ट के बारे में थोड़ा सा महसूस करना शुरू करें, टॉर्ट एक्चुअली किसको बिलोंग करता है। अब इसके बाद क्या हुआ, ये तो सही है कि टॉर्ट की कोई साइंटिफिक डेफिनेशन नहीं आई, कोई ऐसी एलिब्रेटेड डेफिनेशन नहीं आई, उसके रीजंस जो है विनफील्ड साहब ने बताए। अब है कि तब भी कुछ डेफिनेशंस यहाँ दी गई हैं, उन डेफिनेशंस को हम डिस्कस करते हैं। लिमिटेशन एक्ट जो हमारा है उसके सेक्शन 2M में टॉर्ट मीन्स अ सिविल रॉन्ग विच इज़ नॉट एक्सक्लूसिवली अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। देखिए, अगर दो व्यक्ति किसी कॉन्ट्रैक्ट में हैं और एक व्यक्ति उस कॉन्ट्रैक्ट को वायलेट करता है, उस केस में तो उसको कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन के अंदर जो डैमेजेस हैं वो पे करने पड़ेंगे, दैट इज़ ए पार्ट ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन अगर कोई सिविल रॉन्ग करता है वो इस नेचर का है जो किसी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड नहीं है। अब जैसे कि डिफेमेशन कर रहा है, आपको डिफेमेशन में कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट तो मेरा है नहीं कि तुम मुझे डिफेम नहीं करोगे, वो तुम कर दे तो मैं डैमेजेस लूँगा। तो यहाँ कोई इस तरह का डिफेमेशन का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है मेरे बीच में। तो दो व्यक्ति जब कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है और तब कोई सिविल रॉन्ग करता है, तो ऐसे केस के अंदर वहाँ पर टॉर्ट की कंडीशंस फॉलो होती हैं, टॉर्ट्स का क्लॉज वहाँ पर लगता है। देन रतनलाल साहब ने इसके बारे में क्या बोला है, अ टॉर्ट इज़ अ सिविल रॉन्ग इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर विच द एप्रोप्रिएट रेमेडी इज़ एन एक्शन ऑफ डैमेजेस। ये जो एक्शन ऑफ डैमेजेस है इसकी बात यहाँ पर करते हैं। क्या मतलब है, टॉर्ट सिविल रॉन्ग है। सिविल रॉन्ग हमने पहले बता दिया कि सिविल रॉन्ग होता है आपके किसी राइट्स को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं किया आपने, किसी को कुछ लॉस पहुंचाया है तो लॉस डैमेजेस से ही कॉम्पेंसेट होगा, किसी मनी अमाउंट से ही कॉम्पेंसेट होगा। तो ऐसा सिविल रॉन्ग जिसके अंदर की कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व नहीं है, कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन को मैंने वायलेट नहीं किया है, मैंने जो कैटेगरी बताई उनमें से कोई वायलेशन किया है, उस नेचर के वायलेशंस को मैंने किया है। तो ऐसे केस के अंदर कहते हैं कि जब कॉन्ट्रैक्ट का कोई वायलेशन नहीं है, सिविल रॉन्ग किया गया है, तो उसमें अप्रोप्रिएट रेमेडी की सीधी बात की जाती है कि डैमेजेस हैं। मतलब इस नेचर का अगर कोई भी फॉल्ट किया है किसी ने, उस फॉल्ट के अगेंस्ट में उसको डैमेजेस ही पे करने पड़ेंगे, कोई इम्प्रिजनमेंट नहीं है। देन डॉक्टर विनफील्ड ने जिन्होंने कि बताया था कि क्यों इसकी डेफिनेशन प्रॉपर नहीं आ पाई है, उन्होंने भी एक डेफिनेशन दी थी, टॉर्शियस लाइबिलिटी, जो टॉर्ट है टॉर्ट का टॉर्शियस कर दिया, टॉर्शियस लाइबिलिटी arises from the breach of a duty primarily fixed by law. This duty is towards person generally and its breach is redressable by an action for unliquidated damages. इसमें तीन चीज़ें इन्होंने क्लियर की हैं। ये जो पर्टिकुलर इनका कहना है, इस डेफिनेशन में तीन बातें इन्होंने बताई हैं और इन तीन बातों को यहाँ पर हमने एक्सप्लेन किया है। तो इनकी डेफिनेशन को हमें थोड़ा डिटेल में जाके यहाँ पर समझाएंगे। अब आता है सेलमन साहब ने क्या कहा है। सेलमन साहब ने कहा है कि अ टॉर्ट इज़ अ सिविल रॉन्ग फॉर विच द रेमेडी इज़ एन एक्शन फॉर डैमेजेस एंड विच इज़ नॉट एक्सक्लूसिवली द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ब्रीच ऑफ अदर मेयरली इक्विटेबल ऑब्लिगेशंस। सिंपल बात सभी ने कही है
सिविल रॉन्ग किया गया है, उस सिविल रॉन्ग में किसी तरह का कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन ब्रीच नहीं हुआ है, कोई ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं हुआ है, ये उस नेचर का सिविल रॉन्ग है जिसमें कि अगर उसका कोई सोल्यूशन है तो डैमेजेस हैं, डैमेजेस को पे करना है, कि कोर्ट्स ऑर्डर कर देंगे भाई इतने पैसे इसको दे दिए जाएं जो भी तुमने इनकन्वीनियंस इस व्यक्ति को की है। तो ये एक सिंपल डेफिनेशन इन्होंने दी है। अब यहाँ इसके बाद में पहले हम विनफील्ड साहब की जो डेफिनेशन है इसको ज़रा डिस्कस करते हैं। विनफील्ड जी ने जो डेफिनेशन दी उसमें देखिए 3 चीज़ें आई हैं। टॉर्शियस लायबिलिटी अराइजेस फ्रॉम द ब्रीच ऑफ ए ड्यूटी प्राइमरीली फिक्स्ड बाय लॉ। टॉर्शियस लायबिलिटी अराइजेस फ्रॉम द ब्रीच ऑफ ए ड्यूटी प्राइमरीली फिक्स्ड बाय लॉ। ऐसी कौन सी ड्यूटी है जो लॉ ने फिक्स की है और उसको मैंने वायलेट कर दिया है। तो लॉ कोई अगर ड्यूटी फिक्स करता है, जैसे एग्जांपल दिया गया है, अ पर्सन इज अंडर ए लीगल ड्यूटी नॉट टू असॉल्ट, नॉट टू ट्रेसपास एंड नॉट बिकॉज वन हैज़ एग्रीड विद अनदर टू प्रोमिस सच ए ड्यूटी। आप मुझे, कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति पे असॉल्ट नहीं करेगा, उसको मारेगा नहीं, थप्पड़ नहीं मारेगा या लोडेड गन उसके कनपट्टी पे नहीं रखेगा, ये बात कानून ने कहा है, यानी कि एक लीगल पॉइंट है जिसका क्या वायलेशन कर रहे हो। एक लॉफुल चीज़ है कि लॉफुली आप किसी को डैमेज नहीं करोगे, किसी को मारोगे नहीं। उसी प्रकार से ट्रेसपासिंग, लॉ ये कहता है कि आप किसी दूसरे की प्रॉपर्टी में बिना उसकी परमिशन के एंटर नहीं करोगे। इसका मतलब जो लॉफुल एक्ट है वो अगर आप नहीं करते हो तो टॉर्शियस लायबिलिटी वहाँ पर अराइज हो जाती है। तो टॉर्शियस लायबिलिटी अराइजेस फ्रॉम द ब्रीच ऑफ ए ड्यूटी प्राइमरीली फिक्स्ड बाय लॉ। दिस ड्यूटी इज़ फिक्स्ड बाय लॉ, प्राइमरीली लॉ ने फिक्स की है कि किसी को नहीं मारना है, किसी की प्रॉपर्टी विदाउट परमिशन के एंटर नहीं करना है। तो ये जो पर्टिकुलर दोनों तरह की बातें हैं जिसके अंदर कि हम ट्रेसपास कर रहे हैं या असॉल्ट कर रहे हैं, ये दोनों ही चीज़ें हम लॉ के वायलेशन में कर रहे हैं। पहला पॉइंट तो ये हुआ। अब इसके नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने क्या बताया, दिस ड्यूटी इज़ टूवर्ड्स पर्सन्स जनरली। अब ये ड्यूटी जो है ना जनरली सभी पर्सन के ऊपर होगी, मतलब स्पेसिफिक लोगों के, कि इसके अगेंस्ट है इसके अगेंस्ट नहीं है। ड्यूटी का मतलब है कि अगर मैं रैशली ड्राइव कर रहा हूँ, इसका मतलब है कि मैं उस कानून को जो मोटर व्हीकल एक्ट का है उसको मैं वायलेट कर रहा हूँ जिसमें कहा गया है कि मुझे एक इस स्पीड पर इस तरह से अपनी लेन में गाड़ी चलानी है। अगर रैशली ड्राइव कर रहा हूँ तो इन जनरल जितनी भी पब्लिक वहाँ सड़क के ऊपर है सभी के अगेंस्ट में क्राइम कर रहा हूँ, और किसी के अगेंस्ट भी जाके हो सकता है कि मेरी गाड़ी लग जाए, किसी को चोट लग जाए, किसी को इंजरी हो जाए। इसलिए सेकंड पॉइंट जो आता है कि सच प्राइमरी ड्यूटी इज़ टूवर्ड्स पर्सन जनरली, जो ये ड्यूटी होती है किसी एक स्पेसिफिक पर्पस के नहीं है। जैसे ट्रेसपासिंग है, वो ऐसा नहीं कि भाई किसी की इस मकान में नहीं घुस सकते उसमें घुस सकते हो, नहीं, कहीं भी नहीं घुस सकते आप, कि इसको थप्पड़ मार इसको थप्पड़ नहीं मार सकते, ऐसा नहीं। आप असॉल्ट कर ही नहीं सकते, आप ट्रेसपासिंग कर ही नहीं सकते। आप मोटर व्हीकल एक्ट के हिसाब से जो है रोड के जो नियम का पालन करना ही पड़ेगा। तो ये इन जनरल हर एक पब्लिक के अगेंस्ट में, ना कि किसी स्पेसिफिक पर्पस। अगर स्पेसिफिक पर्सन के अगेंस्ट इसमें कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अगर मेरा और आपका कॉन्ट्रैक्ट है, वो कॉन्ट्रैक्ट 2 पर्सन्स के बीच में हो सकता है, होता है 2 से ज़्यादा लोगों के बीच में भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया जहाँ पर कि रिटन फॉर्म में आ गया है कि दिस पर्टिकुलर एक्शन विल नॉट बी टेकन बाय मी यू अगेंस्ट मी। तो इसका मतलब हुआ कि इन जनरल वो प्राइमरी ड्यूटी का मैं वायलेशन कर रहा हूँ। और तीसरी बात इसमें क्या लिखी हुई है, तीसरी बात इन्होंने लिखी है, एंड इट्स ब्रीच इज़ रिड्रेसेबल बाय एन एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, कि अनलिक्विडेटेड डैमेजेस से ही इस तरह के वायलेशंस को पे किया जा सकता है, इसकी रेमेडी यही है। तो इसमें क्या लिखा गया है कि सच ब्रीच ऑफ प्राइमरी ड्यूटी इज़ रिड्रेसेबल बाय एन एक्शन ऑफ अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। यहाँ पर वर्ड आता है अनलिक्विडेटेड डैमेजेस का क्या मतलब है, ये एक वर्ड आता है। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस का मतलब होता है जिसकी आपने प्रीवियस कैलकुलेशन नहीं की हुई है। प्रीवियस कैलकुलेशन से मतलब क्या है, कोर्ट की डिस्क्रिशन है, वो कोई भी अमाउंट फिक्स कर देगी। ठीक है, आपको ये डिफेमेशन किया है इसने, आपने 10 करोड़ रुपये मांग लिए, कोर्ट को नहीं लगा ऐसा 10 करोड़ देने, उन्होंने ठीक है आप इनको 3 लाख रुपए दीजिए और इसको ख़त्म कीजिए केस को। तो यहाँ पर क्या हुआ, अनलिक्विडेटेड अगर कोई चीज़ फिक्स्ड होती है, अगर मेरा आपसे कॉन्ट्रैक्ट होता, उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है कि अगर आप मुझे 10 व्हीकल एक पर्टिकुलर डेट तक सप्लाई करिए, अगर आप ये सप्लाई नहीं करेंगे तो उसके लिए आपने पर व्हीकल के हिसाब से, पर डे के हिसाब से 1000 रुपये आप पे पेनल्टी लगेगी। अब 10 व्हीकल हैं, 10 दिन की उसमें डिले हो गई सप्लाई करने में, तो 10 व्हीकल का पर डे का 1000 रुपये के हिसाब से 10 गुना 10, एक कैलकुलेशन आ गई वहाँ पर। यानी यहाँ कैलकुलेट किया जा सकता है कि कितने हज़ार रुपये की पेनल्टी लगेगी पर डे डिले के ऊपर, पर व्हीकल। लेकिन जिस केस के अंदर 2 स्ट्रेंजर हैं
वो सड़क पर जा रहे हैं और उनके बीच में कहा सुनी होने पर एक ने दूसरे को अटैक कर दिया। वो जो केस है वो केस असल में स्ट्रेंजर्स के बीच था, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है उनके बीच में। इसीलिए कहते हैं इसमें अनलिक्विडेटेड डैमेजेस जो कि पहले से कैलकुलेट नहीं किए हुए रखे गए हैं। यानी कि टर्म अनलिक्विडेटेड मीन्स समथिंग विच इज़ नॉट प्रीवियसली डिटरमाइंड और फिक्स्ड बट लेफ्ट टू द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट एज द पार्टीज आर स्ट्रेंजर टिल टॉर्ट इज़ कमिटेड। जब टॉर्ट हुआ तभी तो उन्हें पता लगा कि भाई ये केस बनने वाला है हमारे बीच में। तो इसका मतलब ये हुआ 3 इसने पॉइंट बताए हैं और तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 3 पॉइंट में इन्होंने अपने डेफिनेशन को कवर करने की कोशिश की है कि सब चीज़ें इसमें कवर हो जाएं। हालांकि इसमें सब कुछ कवर नहीं हुआ, क्योंकि इसमें सिर्फ इन्होंने बताया कि डैमेजेस देने की बात की है, जबकि इसमें और भी तरीके होते हैं। तो हाउएवर दिस डेफिनेशन डज नॉट इंक्लूड द अदर रेमेडीज अवेलेबल फॉर द टॉर्ट्स। दिस डेफिनेशन इज़ नॉट एक्सेप्टेबल टू ऑल द जूरिस्ट। हर एक जूरिस्ट ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। अब ये सिचुएशन हमने देखी, प्राइमरीली हमने देखा कि एक सिविल रॉन्ग करता है। सिविल रॉन्ग का मतलब है कि जो लॉ ने आपको प्रोहिबिट किया हुआ है, जो लॉ फुल आपका करना चाहिए, आप उसके अगेंस्ट में कोई चीज़ कर रहे हैं, और इसमें एक पर्सन दूसरे पर्सन को इनकन्वीनियंस होता है, उससे इंजरी होती है, और इस तरह के वायलेशन में केवल डैमेजेस ही पे किया जा सकते हैं। ये मिस्टर विनफील्ड की डेफिनेशन में आया। मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन जो बताई गई है वो है डॉक्टर अंडरहिल की। डॉक्टर अंडरहिल की डेफिनेशन को थोड़ा सा हम डिटेल में जाएंगे, क्योंकि ऐसा है इनकी डेफिनेशन विनफील्ड्स आपकी डेफिनेशन से ज़्यादा बेटर है। इन्होंने कहा कि अ टॉर्ट इज़ एन एक्ट और ओमिशन। अभी एक्ट और ओमिशन हम डिस्कस कर चुके हैं। जो लॉ कहती है आपको करना है, अगर वो आप नहीं करते हो तो ओमिशन है, और जो लॉ कहती है आपको नहीं करना है और आप करते हो तो उसे कहेंगे एक्ट, कि आपने अनलॉफुल एक्ट किया है। तो टॉर्ट इज़ एन एक्ट और ओमिशन विच इज़ अनऑथराइज्ड बाय लॉ और इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। दो बातें यहाँ पर आई। पहले से अनऑथराइज्ड बाय लॉ। अनऑथराइज्ड बाय लॉ से क्या मतलब है? ट्रेसपासिंग का केस है कि कोई व्यक्ति दूसरे की प्रॉपर्टी में बिना परमिशन के नहीं जाए, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को रिकवरी करनी है, कोई कोर्ट का ऑर्डर के थ्रू उसमें कब्ज़ा करना है, तो उस केस में क्या होगा? वहाँ भी वो ट्रेसपासिंग है, मेरी परमिशन से तो आए नहीं हो तुम। वो लॉफुल एक्ट है, क्योंकि वहाँ पर अनऑथराइज एंट्री नहीं है उसको कोर्ट ने ऑथराइज़ किया है कि आप जाइए इस काम को करिए। अगर कोई रिकवरी करनी है किसी रिकवरी एजेंट को, रिकवरी एजेंट प्राइवेट वाले नहीं, जो सरकारी रिकवरी एजेंट्स हैं, जो कोर्ट के थ्रू वहाँ पर एज ए कमिश्नर अपॉइंट किए गए हैं, वो उस रिकवरी के लिए वहाँ जाते हैं, उसका पोजीशन लेने के लिए जाते हैं। तो ऐसे केस के अंदर उसको ट्रेसपास नहीं कहा जाएगा। तो इसलिए पहला वर्ड जो इसमें यूज़ किया गया है वो किया गया है विच इज़ अनऑथराइज्ड बाय लॉ। वो एंट्री जो कि लॉ ने ऑथराइज़ की है, लेकिन जो एंट्री लॉ ने ऑथराइज्ड की है वहाँ पर ये रूल नहीं लगेगा। सेकंड क्या बोला? इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बार बार हम कह रहे हैं दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। अगर कॉन्ट्रैक्ट का वायलेशन है तो वहाँ पर फिर आर्बिट्रेशन एक्ट और दूसरे एक्ट्स लगेंगे, जिसके अंदर की रेमेडी ली जाएगी और कोर्ट के थ्रू उसको एडजुडिकेट किया जाएगा। अब तीसरी बात आती है इन्फ्रिंजेस। जब मैं किसी के राइट को वायलेट करता हूँ तो मैं वर्ड यूज़ करता हूँ इन्फ्रिंज। तो जब मैं राइट वायलेट कर रहा हूँ यहाँ पर इन्फ्रिंजेस आइदर, कौन से राइट? 3 तरह के राइट बताए हैं कि इन 3 तरह के राइट्स को जब मैं वायलेट करता हूँ तो यहाँ पर टॉर्ट लगेगा, जो कि सिविल रॉन्ग है। पहला क्या है? सम एब्सोल्यूट राइट ऑफ अनदर। वो व्यक्ति ए का उस राइट को वायलेट कर रहा है जो कि उसका एब्सोल्यूट राइट है, जो मतलब कानून ने उसको पूरी तरह से दिया हुआ है। कौन से एब्सोल्यूट राइट होते हैं? डिफेमेशन। मेरी जो रेपुटेशन है उसको सेव रखना, उसको ठीक रखना एक मेरा एब्सोल्यूट राइट है। ये मेरा एक कह सकते हैं कि ये मुझे फंडामेंटल राइट मिला हुआ है। तो इस राइट का अगर वायलेशन होता है तो उस वायलेशन को हम कहेंगे एब्सोल्यूट राइट की कैटेगरी का वायलेशन हुआ है। ट्रेसपास, मेरी प्रॉपर्टी में मैं पीसफुली रहूं, मेरे पोजीशन में रहे, दूसरा कोई व्यक्ति अनऑथराइजली मेरे प्रॉपर्टी में एंटर ना करे। अगर वो करता है तो ट्रेसपास होगा, क्योंकि मुझे एब्सोल्यूट राइट है मेरी प्रॉपर्टी को एंजॉय करने का। तीसरा असॉल्ट, फिज़िकल सेफ्टी, मेरी बॉडी फिज़िकली सेफ रहे, इसको किसी तरह का ख़तरा नहीं हो किसी से। अगर वो ख़तरा होता है, क्योंकि ये राइट मेरा एब्सोल्यूट राइट है, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन मुझे देता है, तो यहाँ पर भी असॉल्ट कैटेगरी भी हम कहेंगे ये एब्सोल्यूट, यानी कि डेफेमेशन,
ट्रेसपास, असॉल्ट, इसी तरह से बैटरी, इसी तरह से फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। ये वो कंडीशंस हैं जो कि एब्सोल्यूट राइट्स के अंदर आती हैं, और जब एब्सोल्यूट राइट का वायलेशन होता है तो चाहे मुझे नुकसान हो चाहे ना हो, एक्चुअल में मुझे डैमेजेस मिलेंगे। चाहे एक्चुअल में मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ, वो आया मेरी प्रॉपर्टी में घुसा, घूम फिर के चला गया, परेशान करके चला गया, मैंने केस दायर किया, तो उस केस के अंदर या तो उस जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा उसे कि मैं क्यों आया था और कैसे वो जो मेरा एंट्री था वो अनलॉफुल नहीं था। लेकिन अगर वो ऐसा है किसी ने किसी को थप्पड़ मार दिया तो ऐसे केस के अंदर उसको उस डैमेजेस देने ही पड़ेंगे, चाहे उसकी इंजरी ग्रीवियस हो ना हो, चाहे आधे घंटे में ठीक हो गया हो। तो ऐसा केस जिसके अंदर कि मेरे एब्सोल्यूट राइट को इन्फ्रिंज किया जाएगा, वहाँ मुझे 100% डैमेजेस मिलेंगे विदाउट प्रूविंग कि मुझे कुछ लॉस हुआ है। अब सेकंड कैटेगरी क्या है? सम क्वालिफाइड राइट्स कॉजिंग डैमेजेस। क्वालिफाइड राइट्स वो होते हैं जिस राइट्स के अंदर मुझे सामने वाले से गलती तो हुई है, लेकिन यहाँ मुझे प्रूव करना पड़ता है कि मुझे लॉस हुआ है। अब क्वालिफाइड कौन से हैं? नेग्लिजेंस, जैसे डॉक्टर की गलती से एक इंस्ट्रूमेंट अंदर रह गया और डॉक्टर साहब ने उसको दोबारा से चीरा लगाया, खोला और इंस्ट्रूमेंट को बाहर निकाल कर दोबारा से टाँके लगा दिए। अब यहाँ पर ठीक है, हॉस्पिटल की नेग्लिजेंस है और इस नेग्लिजेंस का उनको कुछ ना कुछ देना ही पड़ सकता है, लेकिन इस केस में भी पर्सन हैज़ टू प्रूव कि साहब मेरे ये डैमेज हुआ है। अगर उस व्यक्ति को कुछ हो जाता है, डेफिनेटली डैमेज बहुत बड़ा सीरियस डैमेज है, वहाँ उसको पूरा डैमेज मिलेगा। लेकिन जहाँ पर वो तुरंत ही उसको पकड़ा गया, उस रिकॉग्नाइज़ कर लिया गया और नेक्स्ट डे उन्होंने पेन हुई, वो गए, उन्होंने ऑपरेशन किया विदाउट चार्जिंग एनीथिंग और बड़ी माफ़ी मांग के किया, तो इसका मतलब हुआ कि वहाँ पर एक्चुअल में डैमेज नहीं हुआ है। नेग्लिजेंस जो है वो एक ह्यूमन नेग्लिजेंस की कैटेगरी में आ गई। उसी तरह से न्यूसेंस, अगर कोई न्यूसेंस करता है तो मुझे प्रूव करना पड़ेगा। अगर कोई इस तरह का शोरगुल बहुत ज़्यादा कर रहा है तो मुझे प्रूव करना पड़ेगा कि इसके कारण से मुझे ये इनकन्वीनियंस हो रहा है, मैं हार्ट पेशेंट हूँ, मैं उसके कारण से सो नहीं पा रहा हूँ, या मेरे को अटैक आ गया, या फिर मैं इसके लिए मेरे घर में व्यक्ति आए हुए थे, इनको अटैक आ गया, इनको मुझे इलाज कराना पड़ा, कुछ भी है उसको प्रूव करना पड़ेगा। हाँ, जहाँ पर इन्वायरमेंट की बात आती है कि कोई थिक स्मोक निकल रहा है तो डेफिनेटली इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए और बहुत सारे भी एक्ट हैं, लेकिन कवर ये टॉर्ट के अंदर ही होगा, जो डैमेजेस है टॉर्ट के थ्रू होगा। तो यहाँ पर क्रिमिनल नेग्लिजेंस एक अलग चीज़ होती है, एक सिविल की बात यहाँ पर हो रही है। कोई फैक्ट्री चला रहा है और धुआं पूरे में हो रहा है, उसके कारण ऐसा नहीं कि किसी को एकदम से कोई अटैक हो गया, जैसे कि भोपाल गैस कांड हुआ था, तो वहाँ तो लोग मर गए और उसके बाद में कई पीढ़ी तक उनको परेशानी हुई है, तो वो एक अलग मैटर है उस तरह का केस का। तो ये दोनों ही जी नेग्लिजेंस और न्यूसेंस, ये दोनों हमारे आते हैं क्वालिफाइड में। एक मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, कोई झूठा केस कर देता है मेरे खिलाफ, तो उसके बाद में वो केस वापस ले लेता है या फिर कोर्ट खुद ही पहली दूसरी हियरिंग में डिसमिस कर देती है उस केस को। ये हाँ, ज़रूर वहाँ पे अरेस्ट हुई है। अब वहाँ पर वो डिफेमेशन ले भी सकता है, मतलब अपने उसके लिए कि साहब मेरे को तो इतना परेशानी हुई है तो मुझे मिलना चाहिए कुछ ना कुछ, तो वहाँ पर लेकिन थोड़ा प्रूव करना पड़ेगा, एकदम से नहीं मिल जाएगा कि झूठा केस का वो भी अपना कुछ ना कुछ फ्रंट रखेगा अपोजिट पार्टी। तो ये जो हैं ये स्ट्रिक्ट ये आते हैं हमारे क्वालिफाइड में। तो क्वालिफाइड कौन से होते हैं? राइट्स वो कॉज जो कि अभी मैंने एक्सप्लेन किए कि जिसमें कि आपको डैमेज प्रूव करना पड़ेगा कि मुझे ये डैमेज हुआ है एक्चुअल में, वही मिलेगा। और तीसरा है सम पब्लिक राइट्स रिजल्टिंग इन सम सब्सटेंशियल एंड पर्टिकुलर डैमेज टू सम पर्सन अदर देन दैट विच इज़ सफर्ड बाय द पब्लिक जनरली एंड गिव्स राइज टू एन एक्शन फॉर डैमेज। ये वो वाला केस है जिसके अंदर कि पब्लिक राइट कोई मेरा चला जाता है। जैसे मुझे हाईवे पे जाना है, मैं डेली वो हाईवे यूज़ करता हूँ, किसान आंदोलन हुआ, उन्होंने हाईवे को बंद कर दिया। अब वो हाईवे बंद कर देते हैं, मैं उसको नहीं जान के बता 5 किलोमीटर 8 किलोमीटर लंबा चक्कर लगा के वहाँ पर जा रहा हूँ, तो ये जनरल सभी को में हो रहा है इनकन्वीनियंस। लेकिन उस हाईवे के बंद करने के कारण से कोई ऐसा डैमेज होता पर्टिकुलरली मुझे ही हुआ है। जैसे मान लीजिए कई बार सड़कें बंद कर दी जाती हैं किसी के जाने आने के लिए, कोई वीआईपी जा रहे हैं, सड़क बंद की है, इसमें कोई एम्बुलेंस फंस जाती है और उसमें जो पेशेंट है उनको डेथ हो जाती है या फिर और सीवियर पोजीशन हो जाती है उनकी, वहाँ वो डैमेज ले सकते हैं क्योंकि वहाँ पर्टिकुलर वो पर्सन को एक अलग तरह का लॉस हुआ है। बाकी तो जनरली सभी खड़े हुए हैं धूप में या सभी इस पोजीशन में खड़े हैं और देख रहे हैं कि भाई टाइम वेस्ट हो रहा है, तो वो जनरल वाला जो है वो नहीं मिलेगा यहाँ पर, क्योंकि हमें पब्लिक राइट जब समय किसी पब्लिक प्लेस पे में अगर कोई काम करना है जिसका मुझे राइट है, हर एक को राइट है, वो अगर वो वायलेट हो रहा है तो मैं पर्टिकुलर मुझे अपने लॉस को वहाँ प्रूव करना पड़ेगा।
तो उस केस के अंदर टॉर्ट के अंदर मैं ले सकता हूँ डैमेजेस। तो ये पॉइंट जो हैं डॉक्टर अंडरहिल ने दिए, और इसके बाद में किया उसके लिए वो सूट दाखिल करेगा इंजर्ड पार्टी जो है। एंड सच एक्ट और ओमिशन मस्ट गिव राइज टू एन एक्शन फॉर डैमेज एट द सूट ऑफ द इंजर्ड पार्टी। ये जो ऊपर आपके एक्शंस बताए हैं और जो ओमिशंस बताए हैं, उस केस के अंदर इंजर्ड पार्टी को डैमेजेस मिलेंगे। तो हम कह सकते हैं कि टॉर्ट का जो बिगनिंग का पहला लेक्चर है, इस लेक्चर में मैंने इस बात को ज़्यादा थ्रस्ट रखा है कि सिंपलेस्ट पॉसिबल वर्ड्स में और सिंपलेस्ट पॉसिबल लैंग्वेज में आपको समझाया जा सके व्हाट इज़ टॉर्ट। और नेक्स्ट उसमें हम डेफिनेशन के साथ में इसकी नेचर को आगे और इसके जो दूसरे कंपोनेंट हैं उनको देखेंगे, नेचर, स्कोप और इसका क्या इवोल्यूशन हुआ है, टॉर्ट किस तरह से आगे बढ़ा है। क्योंकि इंग्लिश मैन का असल में टॉर्ट सब्जेक्ट है, ऐसा नहीं कि इंडियंस के पास नहीं था, इंडियंस के पास भी सब्जेक्ट था। इसको भी हम देखते हैं कि हिस्ट्री में जाके कि किस तरह से हम टॉर्ट को पहले डील करते थे। तो नेक्स्ट चैप्टर, तो नेक्स्ट क्लास के लिए तैयार रहिए। ओके, थैंक यू।